हम संसद को पढ़ रहे हैं और संसद के अंतर्गत हमने उसके एक अंग लोकसभा के बारे में बात की थी और लोकसभा के बारे में जो बात है, जो चर्चा है, वो अपनी पूर्ण हो चुकी है और आज से हम उसका दूसरा अंग लेंगे, राज्यसभा। अब ये जो राज्यसभा है ये आजादी से पूर्व भी थी। तो आजादी से पूर्व इसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ब्रिटिश काल में भी संस्था हुआ करती थी, इसमें चुने हुए व्यक्ति बैठते थे। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करती थी। हालांकि उस समय इतने पावर्स नहीं थे जितने पावर्स आज हैं। क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो गुलाम होने के नाते अब ज्यादा शक्तियां उन्होंने दी नहीं अपने को। तो पहले हुआ जरूर करती थी, ये ध्यान रखेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का वर्तमान जो रूप है वो कौन सा है? वो राज्यसभा है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस राज्यसभा का आप जैसे इसके नाम पर ध्यान देंगे तो नाम से इसका अर्थ इंगित होता है। कैसे? राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। ऐसे सभा का मतलब कमेटी, ऐसे लोगों, कमेटी या समूह, ऐसे लोगों की समिति, ऐसे लोगों का समूह जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि भारत में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि शासन प्रणाली दो स्तर पर है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर है जिसको संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं या संघ सरकार कहते हैं। एक राज्यों के स्तर पर है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 31 शासन व्यवस्था के 31 स्तर ये भी है। तो ये जो स्तर है ना, 31 सरकारें नीचे वाली है, वहां पर भी क्या पाई जाती है? जैसे वहां संसद है वैसी की वैसी नीचे भी विधानमंडल पाया जाता है। तो चूंकि उन विधानमंडलों का यो कहें आप कि उनके राज्यों का, वो जो 28 राज्य है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संस्था वहां केंद्र में बनी हुई है। उस संस्था को कहते हैं राज्यसभा, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है ये। लोकसभा का मतलब क्या था? लोक का मतलब पब्लिक, जनता, यानी उसमें क्या थे? जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति बैठते थे। यहां राज्यों द्वारा चुने हुए व्यक्ति बैठेंगे राज्यसभा, इसलिए इसको राज्यों का सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन है ये? राज्यों का सदन। ठीक है। एक है उच्च सदन, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसे कई नाम है, जैसे राज्यों का सदन हो गया, फिर उच्च सदन। उच्च सदन का मतलब ये होता है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्यों द्वारा किया जाता है। अभी जैसे हमने लोकसभा को क्या कहा था? निम्न सदन, निम्न या नीचे वाला सदन। इसलिए कहते हैं कि उनके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन भारत की आम जनता करती है, जो एकदम नीचे जमीन पर रहती है। भारत के गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, गलियों के लोग हैं, ढाणी के लोग। तो ये लोग क्या करते हैं? वोट देकर उनका निर्वाचन करते हैं। इसलिए वो किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भारत की आम जनता का, आम व्यक्तियों का, नीचे का, एकदम जमीनी लेवल का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए उसको लोकसभा कहते हैं। लोक यानी जनता की सभा। तो नीचे का कर रहे हैं ना, इसलिए निम्न सदन कहलाता है वो। और ये क्या करते हैं कि थोड़े उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उच्च स्तर कौन सा? राज्यों का स्तर। राज्यों की विधानसभाओं से चुन के जाता है, राज्यों की ही बात करते हैं वहां पे। वहां अगर संसद में बोलना भी है तो ये किसके बारे में बोलेंगे? राज्यों के हितों के बारे में। और जो लोकसभा के सदस्य वो किसके हित की बात करेंगे? जनता के हित की बात, क्योंकि उनको चुन के जनता ने भेजा, इनको राज्यों ने बनाया, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। नीचे के लेवल से चुन के नहीं आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय सदन, चूंकि उसको प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि जनता चुन के भेज रही है। पहला स्थान भारत में किसका? जनता का है ना, इसलिए उसको प्रथम सदन कहेंगे। और भारत में दूसरा स्थान किसका है? जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, कौन से? एमएलए, विधायक, विधानसभाओं के सदस्य। तो विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनकर आए जाने के कारण ये जो सभा है, ये जो सदन है, इसको क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। समझे? और निम्न सदन का मतलब, प्रथम सदन का मतलब समझ गए आपकी, जनता द्वारा चुनकर आते हैं। और पहला स्थान भारत में जनता का है। अच्छा, दूसरा भी स्थायी सदन का आगे अर्थ बताएंगे, वयोवृद्ध का भी आगे बताएंगे। और ये आप समझ गए, तो इतने नामों से इसको जाना जाता है। दूसरे, अब इसकी बात करेंगे कि सदस्य संख्या कितनी है इसमें, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो देखिए संविधान में क्या लिखा है और वर्तमान संविधान में क्या लिखा है ना। तो अब इसमें जाएंगे, संविधान में ये लिखा है कि इसके अधिकतम सदस्यों के बारे में लिखा हुआ है। जब हम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
एक तो क्या है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान वालों ने क्या लिख दिया कि इसके अधिकतम जो सदस्य होंगे वो 250 होंगे। कम आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हो। तो 250 सदस्य होते हैं इसके अधिकतम। अब वो 250 कैसे अधिकतम बटे हुए हैं कि निर्वाचित सदस्य, इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं वहां, एक निर्वाचित प्रकार के और एक मनोनीत प्रकार के। निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वोट डालते हैं, जो वोटों की प्रक्रिया से या निर्वाचन की प्रक्रिया से चुनकर जाते हैं, उनको कहते हैं निर्वाचित। इलेक्शन होता है ना, वोट डाले जाते हैं। तो एक तो इस प्रकार के सदस्य होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब वो इलेक्शन फेस नहीं करते या किसी परीक्षा को पास नहीं करते। उनको कैसे सदस्य बनाया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं, अभी आगे बताते हैं आपको किस फील्ड में करते हैं, वो मनोनीत कर देते हैं उनको मनोनीत कर देते हैं, यानी उनको अपनी तरफ से नियुक्त कर देते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता। रेखा को जैसे बनाया गया राज्यसभा का सदस्य, तो मुंबई यहां से दिल्ली से मुंबई चला गया लेटर बनके राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन से कि मैं आपको भारत की राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता हूं। और रेखा जी आ गई 2 दिन बाद ही, वो वहां आके उन्होंने शपथ ले ली, वो मेंबर बन गई। यानी उन्होंने कोई वो इलेक्शन फाइट नहीं किया। रेखा ने, फिल्म अभिनेत्री है ना रेखा, उसने कोई इलेक्शन फाइट नहीं किया। बाकी सदस्य जो हैं, जिसे अभी बात करें, मान लो मनमोहन सिंह जी बन के गए थे राजस्थान से, राजस्थान विधानसभा से राज्यसभा के सदस्य बन के गए, तो उनका तो बिल्कुल इलेक्शन की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ा उन्हें। हालांकि बाद में निर्विरोध ही हुआ, चूंकि किसी दूसरे ने फॉर्म भरा नहीं तो वोट नहीं डले, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू से तो इलेक्शन वाली अपनाई गई ना। वो बीच में इसलिए ब्रेक कर दी गई, पूरी प्रक्रिया इसलिए फॉलो नहीं की गई कि दूसरा कोई था ही नहीं, सामने नहीं था, तो निर्विरोध बन गए, वोट नहीं पड़े। तो ये प्रक्रिया होती है। यानी निर्वाचित सदस्य का मतलब ऐसे सदस्यों से है जो वोटों से चुनकर जा रहे हैं। मनोनीत का मतलब डायरेक्ट राष्ट्रपति जी जिसको चाहे अपनी मर्जी से नियुक्त कर देते हैं, उसे कहते हैं मनोनीत सदस्य। अब यहां इसके कई नियम अभी आगे बताते हैं आपको। अच्छा, इसमें ये देखेंगे कि संविधान में ये लिखा हुआ कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या अधिकतम 238 हो सकती है, 238 अधिकतम, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से दोनों से मिलाकर आ रहे हैं। क्या समझे, उन्होंने ये लिख दिया संविधान निर्माताओं ने कि 238 अधिकतम सदस्य होंगे जो राज्यों और संघ राज्यों का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। अब आप कौन से राज्य से कितने भेजेंगे या संघ राज्यों से कितनों से जाएंगे, कितनों से नहीं जाएंगे तो किस आधार पर सदस्यों की संख्या आवंटित होगी, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो जनसंख्या के अनुपात में होगी। ये जो सदस्य जाएंगे ना निर्वाचित, प्रत्येक स्टेट के लिए फिक्स है ये। ऐसा नहीं मनमर्जी किसी स्टेट से ज्यादा भिजवा दिए, किसी से कम निर्वाचित करा दिए, ऐसा नहीं होता है। हर स्टेट को सदस्य संख्या आवंटित की गई है, निश्चित सदस्य संख्या, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, न कम जा सकते, उतने ही जाएंगे। राजस्थान से 10 है तो 10 ही जाएंगे। इसे सभी स्टेट से निर्वाचित होके जाते हैं और वो संख्या निश्चित की हुई है, संविधान में लिखा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनकी विभिन्न राज्यों से, विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य कितने जाएंगे, इसका निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया हुआ है। और वो भी भारत के संविधान की जो 34 अनुसूची है, हमने पढ़ा था 34 अनुसूची, उस 34 अनुसूची में उल्लेखित है कि किस राज्य से कितने चुनकर जाएंगे। तो अधिकतम सदस्य संख्या हो गई ना 250, याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे। 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो गई, इसे याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में, जैसे लोकसभा में था ना कि वर्तमान में कितनी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, वैसे राज्यसभा में है। तो वर्तमान में है 245, है ना। अब ये 245 का विभाजन कैसे किया हुआ है, देखो निर्वाचित तो है 233। अभी जो भारत की राज्यसभा है उसमें कुल 245 कुर्सियां लगी हुई है इस वक्त। अधिकतम कुर्सियां कितनी लग सकती है? 250, संविधान ये कह रहा है। लेकिन इस वक्त 5 कुर्सियां हटाकर दूसरी जगह रखी हुई है अलग से, वहां कोई नहीं बैठता है, वहां कुर्सियां 245 ही है। अब ये 245 कुर्सियां कैसे कैसे विभाजित हो रखी है उसको समझे हैं।
तो 245 में देखो निर्वाचित 233 कुर्सियां तो ऐसी है जिस पर निर्वाचित व्यक्ति बैठते हैं, निर्वाचित सदस्य बैठते हैं। और कहां से निर्वाचित होकर आएंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब विधानसभा यानी भारत में कितनी विधानसभाएं हो गई? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 28 राज्य, 28 राज्यों की विधानसभाएं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं। कौन सी? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। अब ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वहां भी विधानसभाएं हैं, तो जहां विधानसभाएं हैं वहीं से ही ये जाएंगे चुनकर। क्योंकि हमने क्या कहा कि इनका जो निर्वाचन होता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं ना वो करेंगे, विधान परिषद के भी नहीं करते हैं, वहां का मुख्यमंत्री भी नहीं करता है, वहां का राज्यपाल भी नहीं करता है, या ऐसे नहीं कि मंत्री कर देते हैं, यह वहां की जनता करती है, आम जनता भी नहीं करती है। निर्वाचन कौन करेगा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं में 2 प्रकार के सदस्य अब तक होते थे, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन को बनाया जाता था। लेकिन अब अगर चाहे आप आज की तारीख की बात करें तो ये निर्वाचित शब्द की जरूरत नहीं है यहाँ। इसलिए नहीं है कि अब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां मनोनीत सदस्य कोई रहा ही नहीं। पहले एंग्लो इंडियन को करते थे ना, अब एंग्लो इंडियन नहीं रहे। तो क्या समझे आप? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कहो या मनोनीत केवल सदस्य कहो, एक ही बात है। क्योंकि वहां कश्मीर में जरूर कुछ प्रावधान किया गया है, लेकिन बाकी राज्यों में क्या है कि वहां निर्वाचित ही है सारे। पहले एंग्लो इंडियन होते थे मनोनीत, जो उनका प्रावधान अभी चूंकि एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा में भी समाप्त कर दिया गया और विधानसभा में भी समाप्त कर दिया गया, इसलिए मनोनीत कोई रहा ही नहीं। विधानसभा के सारे मेंबर निर्वाचित है। राजस्थान विधानसभा के सभी मेंबर निर्वाचित है। तो चाहे निर्वाचित कहो या विधानसभा के मेंबर कहो, एक ही बात है। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, पहली बात। तो विधानसभाएं कहां है? 28 राज्यों में है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 में ही विधानसभाएं हैं। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 3 से ही राज्यसभा के सदस्य जाते हैं। बाकी जो 5 रह गए केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, वहां से राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एकदम याद रखेंगे, लद्दाख से राज्यसभा में कोई आदमी नहीं जाता, नहीं जाएगा अभी। और नीचे चलेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी कोई नहीं जाएगा, नहीं जाता वहां से भी। नीचे चलेंगे आप दादरा नगर हवेली और दमन दीव, यहां से भी कोई नहीं जाता। नीचे जाएंगे दोनों पानी वाले लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां से भी राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं जाता चुनकर, क्योंकि विधानसभाएं नहीं है। तो जहां विधानसभा नहीं है तो फिर सदस्य कैसे जाएंगे? चुनेगा कौन उनको? आम जनता तो भाग ले ही नहीं सकती। आम जनता तो लोकसभा में भेजती है अपने सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं, क्योंकि जनता तो सब जगह है भाई। लक्षद्वीप में भी आम लोग हैं, अंडमान में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन चूंकि आम जनता करती है, तो आम जनता सभी राज्यों में है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है। इसलिए लोकसभा के सदस्य तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं चुनकर, लेकिन राज्यसभा के सदस्य उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों से जाएंगे जहां विधानसभाएं हैं, क्योंकि इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो हमने आपको बताया भारत में सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां क्या है? विधानसभा है। इसलिए 3 से ही जाएंगे, एकदम याद रखेंगे। अब अभी जो इन स्थानों का विभाजन किया हुआ है उसको समझे थोड़ा। हमने बताया आपको 200 टोटल अभी है 245, उसमें से 233 निर्वाचित प्रकार के सदस्य हैं। अब इनको कैसे बांटा हुआ? अभी आप जाएंगे 28 राज्य, भाई विधानसभा है ना, तो राज्यों में एक तो 28 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। अब इनमें कैसे बांटा हुआ है? देखो 28 जो राज्य है वहां से जाएंगे 225 में। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हो चुका है। उसके बाद का डेटा बता रहा हूं मैं, एकदम अपडेटेड चल रहे हैं हम यहां से, है ना। आपको वैसे किसी बुक में नहीं मिलेगा ये डेटा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, अभी कोई पढ़ा नहीं रहा इसको, मैं एकदम अपडेट करके आपको लेके चल रहा हूं। तो क्या किया मैंने, अभी 229 हुआ करते थे 31 अक्टूबर 2019 तक यहाँ राज्यों से, और यहाँ संख्या जो थी ना 29 थी, 29 राज्य थे ना, जम्मू कश्मीर भी था। अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो वहां राज्यसभा से
सदस्य तो है वहां, अभी बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ राज्यों की संख्या क्या कम हो गई ना, तो 29 की जगह 28 रह गए। तो पहले क्या 229 हुआ करते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य थे, वो 4 माइनस कर दो, तो पहले जो 229 थे ना उसकी जगह अब 225 ही आ गए, और वो 4 इधर जुड़ जाएंगे, भी केंद्र शासित प्रदेशों में जोड़ देंगे हम। तो क्या समझे, 28 राज्यों से 225 अभी, और केंद्र शासित प्रदेश जो 3 है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, यहां से कुल 8 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, है ना। पहले क्या स्थिति थी, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, तो हम यहाँ क्या लिखते थे 29 राज्य, और सदस्यों की संख्या लिखते थे 229। अब हमने ये 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से जाते थे, वहां से हटा दिए। आज भी जम्मू कश्मीर से अब भी राज्यसभा से 4 सदस्य ही जाएंगे, लेकिन अब वो सदस्य क्या कहलाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले सदस्य हैं। ये पहले क्या कहलाते थे कि राज्यों से आने वाले सदस्य है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 229 की जगह 225 कर दिया, और पहले यहाँ संख्या 4 ही हुआ करती थी, दिल्ली से 3 जाते थे, एक पुडुचेरी से। अब हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को और जोड़ दिया, और कितने हो गए 3 1 4 और एक ये 4 इसके जम्मू कश्मीर के, तो टोटल 8 हो गए, समझे ना। इसको डेटा को सही समझना है, 8 सदस्य हैं इसके। केंद्र शासित प्रदेश 3, ये संख्या है, सदस्य तो ये है। आप क्या समझे, ये जो 3 लिखा हुआ है ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, उनके सदस्यों की संख्या 8 है। तो 8 इस प्रकार है, सॉरी इसमें 4 लिखेंगे यहाँ, जम्मू कश्मीर से 4, 3 दिल्ली से है और 1 पुडुचेरी से, इस प्रकार विभाजन किया हुआ है अभी, समझे ना। तो अब 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, यहां से जाएंगे 225 और यहां से जाएंगे 8। एकदम डेटा याद रखना, अपडेटेड है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। और 233 टोटल निर्वाचित हो गए आपके, है ना। अब इधर आप नीचे उतरेंगे कि भारत में हमने क्या कहा कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 पढ़ाई थी आपको, उसमें लिखा हुआ कि किस राज्य को राज्यसभा में कितने स्थान आवंटित होंगे, वह इनकी सबकी लिस्ट बनी हुई है 28 राज्यों की, और 3 केंद्र शासित 31 क्रमांक है वहां, सबके सामने लिखा हुआ है कि यूपी से। अब सबसे ज्यादा कहां से है, तो आपको अपने को तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो सर्वाधिक है भी उत्तर प्रदेश से। हमने क्या कहा आपको, जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित है, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, उत्तर प्रदेश की, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा स्थान दिए हुए हैं। यानी राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी का होता है तो उत्तर प्रदेश का होता है, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश का ही होता है, और यह राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश का ही होता है, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है। क्षेत्र बल के आधार पर स्थान आवंटित नहीं किए हुए हैं, अगर क्षेत्र बल के आधार पर होता तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, राजस्थान, तो फिर राजस्थान को मिलने चाहिए थे सबसे ज्यादा, राजस्थान को नहीं मिले हैं, सबसे ज्यादा मिले हैं यूपी को 31, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र है पॉपुलेशन के अनुसार। किसमें जा रहा है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे। तो महाराष्ट्र को जो कितने सदस्य 19 दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको ये 19 रखने की जरूरत नहीं है, आप वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बस इससे पूरी हो जाएगी, आपका जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का वो उसमें बस इससे ज्यादा डीप आएगा नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, यूपी की तो संख्या याद रखनी कि 31 जाते हैं यहाँ से, और सेकंड स्थान महाराष्ट्र का है। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजस्थान से 10 सदस्य चुन के जाते हैं इससे, अभी 10 ही सीटें भरी हुई है, और राजस्थान से 10 जाते हैं। तो उसमें फैक्ट आपको ये याद रखना, अभी जैसे हम आरएस में पढ़ाते हैं तो उसमें तो कई चीजें, पार्टी कौन सी है और कौन कौन से सदस्य हैं उनके नाम भी बताते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है आपके। इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि अभी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, ये मनमोहन सिंह इस वक्त यानी आज की तारीख में राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन कौन से राज्य से जीत कर गए हैं, राजस्थान से। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यसभा में। अगर मनमोहन सिंह कभी बोलेंगे वहां राज्यसभा में तो राजस्थान का जिक्र करेंगे, साहब राजस्थान को इतना फंड दिया जाए, वहां टिड्डियों के हमले हो रहे हैं, राजस्थान को विशेष सहायता दी जाए, क्योंकि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो राजस्थान सरकार का फेवर लेंगे वहां कि राजस्थान सरकार को यहां से एड दिया जाए। वहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा स्टेट है साहब, वहां क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जनसंख्या छित्री हुई है, इतनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनसंख्या को सहायता पहुंचाना, सुविधा प्रदान करना बहुत खर्चीला होता है, राजस्थान को विशेष पैकेज दे। ये बात मनमोहन सिंह करेंगे वहां राज्यसभा में, क्योंकि वो राजस्थान का नेतृत्व
क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वैसे मनमोहन सिंह का इतिहास रहा कि राज्यसभा से रहे सदस्य। इससे पहले जब वो 2 बार प्रधानमंत्री थे तो असम से थे राज्यसभा के सदस्य। इस बार अभी राजस्थान से उनको बनाया गया क्योंकि असम से कोई सीट खाली है नहीं अभी, तो यहां से बनाया गया। अच्छा आगे चलेंगे, ये तो बात हो गई आपके निर्वाचित सदस्यों की। 233 टोटल 245 है वर्तमान में, तो कितने बचे, 12। अब ये 12 जो सदस्य होते हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, समझे आप। पहले भी 12 ही थे, यानी अधिकतम भी 12 ही है, और वर्तमान में जो मनोनीत किए जा रहे हैं वो भी 12 ही किए जा रहे हैं। अभी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत इस वक्त, सारी सीटें भरी हुई है ये भी, समझे आप मनोनीत सदस्यों की सूची देखेंगे तो उसमें 12 क्रमांक मिलेंगे राज्यसभा में, आप है ना। राज्यसभा ने जो लिस्ट जारी की हुई है वो 12 आदमी भी जारी कर रखी है, तो ये 12 अधिकतम भी 12 ही है और 12 ही वर्तमान में है। निर्वाचित में जरूर अधिकतम 238 है, वर्तमान में 233 ही है, 5 का फर्क है। तभी तो यहाँ 250 अधिकतम है, 245 ही वर्तमान में। 5 कौन से कम है, ये जो राज्यों और संघ राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं उनमें 5 कम कर रखे हैं अभी। उसका रीजन दूसरा है, अभी आपको आगे आपके क्या आगे इतना पूछा नहीं जाता। वैसे कश्मीर का जो पीओके है वो उसके लिए छोड़ा हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसकी वजह से छोड़ रखा है, तो वो अभी आपके पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इतना ही याद रखें कि 238 अधिकतम होने चाहिए निर्वाचित, और है कितने, 233, ये 5 कम है। अब चलेंगे आगे, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रपति करते तो है मनोनीत, मनोनीत का मतलब बिना इलेक्शन के उनको सदस्य बना देना राज्यसभा का, उसको कहते हैं मनोनयन, नॉमिनेशन। केवल नाम लिख देना कि मैं आज से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता हूं, बस इतने एक लाइन में ही वो सचिन तेंदुलकर क्या बन जाएंगे, वहां राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। उनको कोई इलेक्शन में कहीं फॉर्म नहीं भरना है, कोई कहीं वोटिंग फेस नहीं करनी है, उनको सीधे बन जाएंगे, बस वो लेटर जाएगा उनके वहां मुंबई और वो यहाँ आके राज्यसभा में बैठने लग जाएंगे। ये प्रक्रिया होती है मनोनीत में, इलेक्शन नहीं होता यहाँ। तो 12 सदस्य जो होते हैं ना, अब संविधान में एकदम स्पष्ट लिखा है कि 12 कौन से सदस्य मनोनीत करोगे, मनमर्जी हर किसी को बना दोगे क्या, उसमें लिखा है कि किन आदमियों को बनाना है। देखो, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये एकदम याद रखेंगे चारों ही, इन 4 क्षेत्रों से होने चाहिए ये 12 सदस्य, यानी 4 क्षेत्रों से कैसे, यानी जिनको साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में विशेष ज्ञान व अनुभव हो, स्पेशल नॉलेज हो, उनको एक्सपीरियंस हो उसका, वही सदस्य बनेंगे। हर किसी को नहीं बना देंगे वहां आम आदमी को कि चलो उधर चुनाव आ गया लोकसभा का तो यहां बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाते। ये इनमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, उनको विशेष नॉलेज होनी चाहिए इन फील्ड्स में, है ना। अब जैसे आप बात करें, अब तक का थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूं मैं, साहित्य के क्षेत्र में किस किस को बनाया गया। जैसे कुलदीप नैयर है, साहित्यकार लेखक हैं अच्छे, तो उनको बनाया गया था कुलदीप, अभी तो नहीं है, पहले थे कुलदीप नैयर, तो साहित्य के क्षेत्र में थे, वो लेखक थे अच्छे। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के मामले में अब तक किन किन को बनाया हुआ है, देखो एक रहे हैं के कस्तूरीरंगन, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इसरो के पहले चेयरमैन भी रहे हैं, तो के कस्तूरीरंगन इसके विज्ञान सेक्टर से थे वो, तो विशेष अनुभव था उनको। भाई आज विज्ञान के मामले में जैसे कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक है तो वही तो ज्यादा जानता है, दूसरा आम आदमी को राजनेता थोड़ी जानता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव नॉलेज होने के कारण के कस्तूरीरंगन को बनाया गया। एमएस स्वामीनाथन हमने पढ़ा था, हरित क्रांति के जनक भारत में, वो भी राज्यसभा के मेंबर रहे हुए हैं, और किस फील्ड में महारत हासिल होने के कारण बनाया गया उनको, विज्ञान के क्षेत्र में। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ना भारत में, जो बीजों की, गेहूं के बीजों की नवीन किस्मों की खोज की थी उन्होंने, उन्नत किस्मों की, इसलिए वो वैज्ञानिक है, विज्ञान से संबंधित, इसलिए उनको बनाया गया। कला, अब देखो कला जो है ना, आर्ट, ये इसकी परिभाषा बड़ी व्यापक है। अब कला में कई चीजें आती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग थे, फिल्मों में कोई काम करता, वो भी एक कला है। हर कोई डांस थोड़ी कर लेगा, हर कोई ड्रामा थोड़ी कर लेगा, हर कोई नाटक थोड़ी कर लेगा फिल्म में, कला आने तो करने की है, तो कला माना जाता है। खेल है, खेल भी एक कला है, भाई हर कोई थोड़ी बैट चला लेगा और रन बना लेगा। फुटबॉल खेलना है तो हर किसी के बस की बात थोड़ी, किताब पढ़ी चलो कोई कर लेगा, मैं किताब पढ़ के आएगा अब तो मैं खेल लूंगा, क्रिकेट में रन बना लूंगा। वो कला एक टेक्निक होती है,
समझे ना। अब यहाँ पे जैसे बात करें कला के क्षेत्र में कौन कौन लोग रहे हैं, तो कला में तो बहुत रहते हैं, हर बार कोई ना कोई होता है। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, शुरू से चलो आप, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर के पिताजी, फिल्म इंडस्ट्री के भारत के मतलब बहुत बड़े, ये मानो कि भारत में फिल्म उद्योग का जो आज विकास हुआ है इतना, उनमें उन्हीं की देन है पूरी। तो पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद चले हम वैजयंती माला रही है, और बाद में चले शबाना आजमी रही है। उसके बाद चले आप जैसे लता मंगेशकर रही है, वो सिंगर है ना, लता मंगेशकर गायिका है, तो वो भी एक कला ही है, गाना भाई, कला में आता ना गाना, तो वो भी रही है मेंबर इसकी, अभी तो नहीं पहले थी वो। और जैसे रेखा फिल्म अभिनेत्री वो रही है। अच्छा फिल्म, उससे आप इसकी बात करें जैसे कला में और जाएंगे, खेल से, खेल भी एक कला है, उससे आप जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं, और इधर आप जाएंगे अभी इस वक्त मेरी कॉम, बॉक्सर है ना मेरी कॉम, वो अभी राज्यसभा में मेंबर है। तो उनको कला में विशेष अनुभव होने के कारण उनको बनाया गया है, तो ये कला वाले हैं। और एक जैसे चित्रकार का नाम सुना होगा आपने, एम हुसैन, एम.एफ. हुसैन है ना, एम.एफ. हुसैन रहे में इसके। और वैज्ञानिक में से एक सलीम अली हुआ करते थे, पक्षी वैज्ञानिक नाम आता है इनका, अपने को आना भी चाहिए, तो सलीम अली रहे हैं। कला में और जाएंगे सोनल मानसिंह, अभी है वो सोनल मानसिंह, वो रही है, नृत्यांगना है वो, ओडिसी और इसकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना अच्छी, तो उसको बनाया हुआ है। एक आप चलेंगे जैसे समाज सेवा, ये तो कला की बात हो गई ना, कला का मतलब खेल हो गया, कला का मतलब डांस हो गया, डांसर, वो क्या नाम, जैसे अभी मैंने नाम बताया ना सोनल मानसिंह, या जैसे कला हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म हो गया, खेल हो गया, या जैसे वो चित्रकार है एम हुसैन, वो हो गए, तो ये सभी कला के अंतर्गत आता है। अब वहां एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चलो बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। अब वहां ये साहित्य भी दे देगा ऑप्शन, विज्ञान भी दे देगा, समाज सेवा भी दे देगा। अब वहां ऑप्शन क्या आएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। एक ऑप्शन साहित्य आ रहा है, दूसरा विज्ञान आ रहा है, तीसरा समाज सेवा, चौथा उसने कला के बजाय दे दिया खेल। अब आप कहोगे सब सचिन तेंदुलकर राव आना, अभी मेरी कॉम आना, फिर खेल में तो होते हैं, लेकिन यहाँ खेल शब्द कहीं नहीं लिखा है, इसलिए वो गलत माना जाएगा। अपने को जो संविधान में लिखा है वो याद रखना है, एकदम सीक्वेंस से, वो भी पहले साहित्य, फिर विज्ञान, फिर कला, समाज सेवा। ऐसा नहीं कि पहले विज्ञान, वहां एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या है संविधान में, साहित्य पहले है, विज्ञान पहले है, या समाज सेवा पहले है, तो ये क्रम भी याद रखना है चारों का ही। अच्छा समाज सेवा की बात करें, समाज सेवा में जैसे आप जाएंगे समाज सेवा में, सी रंगराजन का नाम सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, तो वो समाज सेवा ही है। अभी जैसे रंजन गोगोई है भाई, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई को बनाए, तो वो समाज सेवा ही है, न्यायिक सेवा वगैरह या जाना, न्यायिक सेवा उन्होंने कुछ अनुभव है उनको, तो ये समाज सेवा के हो गए। तो ये आप याद रखेंगे कि इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत किया जा सकता है, अन्य को नहीं, समझे ना। अच्छा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे होता सारा काम, यानी बनेंगे कौन, क्या समझे कि भाई मान लो रेखा को बनाएंगे कि हेमा मालिनी को बनाएंगे, वैसे हेमा मालिनी भी रही हुई है यहाँ, तो हेमा मालिनी को बनाएंगे, रेखा को बनाएंगे, उसका फैसला राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी हेमा मालिनी को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मान लो मोदी जी ने कह दिया कि नहीं रेखा को बनाना है, तो रेखा ही बनेगी, क्योंकि क्या लिखा है, राष्ट्रपति मनोनीत तो करेंगे, लेकिन चूंकि हमने क्या कहा आपसे कि ये नाममात्र के पावर होता है इनके पास, ये नाममात्र की कार्यपालिका है। असली काम, असली पावर किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास। तो प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि इसको बनाना, तो उसी को ही बनाएंगे, आप समझे ना। ये चाहते हुए भी उसको नहीं बना सकते हैं, ये उसी को ही बनाएंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपनी मर्जी से दूसरी को नहीं बना सकते। तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते,
ये 4 हो गए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखो आपको बताएंगे भाई ऐसा क्यों प्रोविजन रखा गया है राज्यसभा का। राज्यसभा की आवश्यकता इसलिए भी है कि कई लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है अपने को। अब वो क्या है, डायरेक्ट चुनाव के प्रपंच में लफड़ेबाजी में पड़ना नहीं चाहते कि गंदी राजनीति है, लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी दनबल बाहुबल, तो इससे दूर रहना चाहते हैं। अब उनकी सेवाएं तो लेनी है, तो कैसे ले? नियम ये है कि मंत्री वही बनेगा जो सांसद है। अब सांसद बनने के 2 तरीके, लोकसभा से बनो तो लोकसभा में लफड़ा वो है, चुनाव फेस करो जाके, हैं? तो फिर दूसरा तरीका कि राज्यसभा रोको, राज्यसभा में जीतना आसान होता है। अच्छा, इसमें क्या, जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में, और ये पहले मोदी जी जब पिछले कार्यकाल में थे ना, तो ये विदेश सचिव थे। तो इनका क्या आगे इनका अच्छा अनुभव रहा है, इनकी सेवाएं बहुत प्रशंसनीय रही है, इनको बड़ी नॉलेज है देश दुनिया की, पूरी दुनिया के देशों की, विदेश संबंधों की। तो इनको वो चाहते थे कि इनकी सेवाएं लें अपन, कैसे लें? तो कि भाई ऐसा करते हैं, इनको मंत्री बनाना, विदेश मंत्रालय का प्रभार इनको दिया जाना है, तो कैसे दे? अब उनसे कहा लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेज दें उनको, वहां तो पब्लिक करेगी फैसला कि इनको बनाना नहीं बनाना। पब्लिक इनको जानती नहीं है, एस जयशंकर को अननोन हो पब्लिक की नजर में। वहां साधारण सा नेता हरा देगा इनको लोकसभा के चुनाव में, तो हार जाएंगे। अब कैसे करें? तो फिर राज्यसभा में क्या होता है कि वहां जीतना आसान होता है। वहां जैसे राजस्थान से जीतना है किसी को राज्यसभा के लिए, तो 200 तो एमएलए करेंगे भाग्य का फैसला। और वो भी एमएलए भी क्या होता है, मनमर्जी वोट नहीं दे सकते, वो पार्टी का जो ऑर्डर होता है, निर्देश होता है, व्हिप होता है, उसके अनुसार ही वोट देगा कि इसको देना तो उसी को देगा वो। ये गुजरात से जीत के गए थे एस जयशंकर, भी गुजरात से है वो। तो गुजरात के सांसदों को, वहां के जो एमएलए हैं, उनको कह दिया पार्टी के, जैसे उस समय अमित शाह थे पार्टी के अध्यक्ष, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इनको वोट देना है, इनको एस जयशंकर को। तो फिर सभी एमएलए ने, सभी विधायकों ने नहीं चाहते हुए भी एस जयशंकर को वोट दिया, तो वो जीत गए, बहुत आसानी से जीत गए। वो एमएलए भी नहीं जानते थे एस जयशंकर को, लेकिन चूंकि उनका तो पार्टी का ऑर्डर था, तो उसको फॉलो करना ही था। तो इसलिए क्या हुआ, ऐसे अनुभवी व्यक्ति, विशेष नॉलेज वाले व्यक्ति, जिनकी सेवाओं की देश को जरूरत होती है, वो चुनाव के माध्यम से नहीं आ सकते इलेक्शन फाइट करके, तो फिर उनको ऐसे मनोनयन के माध्यम से लिया। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं, एस जयशंकर मनोनयन के माध्यम से नहीं आए, ये तो चुन के आए, लेकिन चुनना भी यहाँ निर्वाचित होना आसान होता है राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए निर्वाचित होना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी कई सदस्य हैं यहाँ से, जैसे प्रकाश जावड़ेकर है, अभी केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर है, वो भी अभी राज्यसभा से मेंबर है, निर्मला सीतारमण राज्यसभा से मेंबर है, कर्नाटक से चुनी गई थी वो। तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एकदम याद रखना, ये इसमें विशेष अनुभव रखने वाले, इसका क्रम आना चाहिए अपने को। और इनका भी प्रावधान इसलिए रखा गया है कि कई लोग उनकी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो इनको बनाया गया के कस्तूरी रंगन को। अब के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अब अंतरिक्ष के मामले में कोई कानून बनाना संसद को, तो वहां स्पेशलिस्ट चाहिए ना। आम सांसद है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो इतना पारंगत नहीं होता, वो क्या जानता अंतरिक्ष विज्ञान में क्या होता है, भाई भारत को गगनयान छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, मंगलयान भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, उससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सारी चीजें का आम आदमी, आम सांसद नहीं समझता। तो उसके लिए स्पेशल आदमी चाहिए वहां पे, तो ये स्पेशलिस्ट थे, इनको बनाया गया। फिल्मों के मामले में कोई कानून बनाना है तो इनकी सेवाएं लेते हैं फिल्मों वालों की, फिर इनको यहाँ मेंबर बना देते हैं। तो ये इसलिए राज्यसभा का प्रोविजन किया हुआ है। अच्छा, सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है, उस निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है, निर्वाचन का तरीका क्या है? तो इसमें देखो, निर्वाचन प्रणाली है, एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, यानी ऐसा निर्वाचन जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जहां आम जनता भाग लेती है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और यहाँ राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता भाग नहीं ले रही है। भाग कौन ले रहा है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, कौन से? विधानसभा के सदस्य, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम कहते हैं। एक इसका जो नाम, इस प्रणाली का पूरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इसी प्रणाली से होता है। तो हम राष्ट्रपति को विस्तार से पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जब समझाएंगे उस वक्त आपको बताएंगे कि ये किया कैसे जाता है, इसमें कैसे वोटिंग होती है, काउंटिंग कैसे होती है। तो अभी यहाँ आपको इतना ही याद रखना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अभी ये हम नहीं समझ, यहाँ बताने की स्थिति में नहीं है कि ये होती क्या है। इसमें इसके लिए पूरे ये मानो कम से कम 1 घंटा चाहिए, एक क्लास एक पीरियड पूरा इसी का ही होगा। तो जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे उस वक्त आपको बता देंगे, तो वहां समझ लेंगे, तो वो यहाँ भी आपकी जो अभी जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। तो अभी आप इसको बस यहीं तक ही रहने दें कि इसका नाम ये है और ये होती क्या है उस वक्त समझाएंगे। एक इसमें ये लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई जैसे खुला मतदान होता है, गुप्त मतदान नहीं होता यहाँ। जैसे आप सरपंच का वोट देने गए तो किसी को बताते थोड़ी है आपने किसको वोट दिया, उसे कहते हैं गुप्त मतदान। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन भी ऐसे ही होता है, गुप्त मतदान से, है ना। और यहां क्या होता है, खुला मतदान। ये एक बड़ी विशेषता है इसकी, खुला मतदान होगा, यानी वोट देने वाला जो एमएलए है वो बताएगा कि मैंने इसको दिया वोट। उसे छिपाना नहीं है, वो उसे गोपनीय नहीं रखेगा। बाकी सभी निर्वाचनों में गोपनीयता रखी जाती है, एमएलए का निर्वाचन हो, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, सरपंच का निर्वाचन हो, नगर पालिका के पार्षद का निर्वाचन हो, उसमें क्या है हम बताते नहीं किसी को वोट किसको दिया। यहाँ इसमें बताया जाता है, बैलेट पेपर जो होता है, मत पत्र दिखाया जाता है, वहां जो पोलिंग पार्टी बैठी हुई मैंने इसको दिया वोट। तो ये जानेंगे। एक इसमें क्या है, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि वहां आरक्षण है एससी और एसटी का, था ना उसमें। लेकिन यहां राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिला हुआ है किसी भी वर्ग को या किसी भी जाति को। यहां आरक्षण नहीं है, ध्यान रखेंगे एकदम। यानी यहां आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संसद में सिर्फ आरक्षण कहां है, लोकसभा में। राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो इसमें देखेंगे कि हमने जब लोकसभा पढ़ी थी तो उसमें भी कुछ योग्यताएं निर्धारित थी। तो अधिकांश योग्यताएं तो लोकसभा जैसी ही है, कुछ है जो डिफरेंट है। तो यहां अपन चलेंगे इसमें। तो पहली जो योग्यता होनी चाहिए वही लोकसभा की तरह भारत का या की नागरिक हो। यानी जिस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है, चाहे निर्वाचन के थ्रू बनना है या मनोनयन के थ्रू बनना है, उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अब नागरिक कैसे बना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जन्म से नागरिक है या देशीकरण से नागरिक है कि बाद में यहाँ की किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया और वो नागरिक बन गए। क्या समझे, जैसे सोनिया गांधी भी राज्यसभा की मेंबर बन सकती है क्योंकि वो नागरिक है भारत की। हालांकि जन्म से नहीं है, उनका जन्म तो इटली में हुआ है, लेकिन वो फिर भी नागरिक बन सकती है क्योंकि वो नागरिक, वो संसद सदस्य बन सकती है या यूं कहें राज्यसभा की सदस्य बन सकती है क्योंकि वो नागरिक है। और नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका जन्म इंडिया में हुआ ही हो, बाहर भी जन्म हुआ तो बाद में दूसरे भी कई माध्यम है, देशीकरण है, या जैसे विवाह कर लिया हो आपने यहाँ के किसी पुरुष से, तो भी आपको नागरिकता मिल जाती है। तो अगर आप नागरिक बन गए, चाहे जन्म आपका इटली में हुआ, नागरिक बन गए तो आप ही संसद सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट नियम, वहां क्या है, वहां जैसे सीनेट का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वह नागरिक तो हो ही अमेरिका का, जन्म से नागरिक होना चाहिए, यानी उसका जन्म भी अमेरिका में ही हो। भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, बस आप नागरिक होने चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि बिना नागरिकता के तो नहीं बनाएंगे। अब जैसे शबाना आजमी को राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत कर दिया, रेखा को भी कर दिया। अब मान लो कैटरीना कैफ कहे कि साहब मेरे को ही बनाओ राज्यसभा में, मुझे मनोनीत करो, मैं कौन से कम हूं इनसे, कला में मैं ज्यादा पारंगत हूं इनसे, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंडिया में, बाकी दुनिया में। लेकिन उसको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो एक जगह फेल हो रही है। कौन सी जगह, वो भारत की नागरिक नहीं है। और योग्यताएं तो सब है, आप कितने एक्सपर्ट हो कला में, कितनी बड़ी डांसर हो, कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो, लेकिन आपको नागरिक भी होना आवश्यक है।
तो आप नागरिक नहीं हो तो नहीं बन सकते। कैटरीना कैफ चूंकि इंग्लैंड की नागरिक है, वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसको नहीं बना सकते। तो ध्यान रखेंगे, नागरिकता मस्ट है इसमें। दूसरा है इसमें 30 वर्ष या अधिक की आयु हो। जिस व्यक्ति को हम मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, या जैसे वो चुनाव लड़ रहा है राज्यों से, राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के लिए, तो उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल की आवश्यकता होती है, यहां 30 वर्ष की पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष का हो या उससे अधिक हो, वही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है या मनोनीत किया जा सकता है। अब इसमें यह भी है कि अधिकतम आयु सीमा या अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, आयु से ऊपरी आयु सीमा नहीं है। जिसे परीक्षा में होती है ना कि ऊपरी आयु सीमा 32 साल, 32 साल से ज्यादा का व्यक्ति आईएएस में नहीं बैठ सकता, 40 साल से ज्यादा का व्यक्ति किसमें नहीं बैठ सकता, आरएस के एग्जाम में नहीं बैठ सकता। वैसे यहां नहीं है, ऊपरी आयु सीमा आपकी 100 साल भी है तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ऊपरी आयु सीमा नहीं है, नीचे वाली आयु सीमा है कि कम से कम 30 साल का तो होना ही चाहिए आपको। अच्छा, इसमें जाएंगे, तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, विकृत चित्त व दिवालिया न हो। विकृत चित्त का मतलब होता है पागल, पागल नहीं होना चाहिए वो आदमी जो बनने जा रहा है। अब पागल है कि नहीं है साहब, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, प्रमाणित कैसे करेंगे। मान लो कोई आदमी पागल भी है तो साबित कैसे करेंगे कि पागल है साहब, या नहीं है तो कैसे साबित करेंगे। मान लो विवाद ही हो गया, एक पक्ष तो कुछ व्यक्ति तो कह रहे हैं फॉर्म भरते वक्त, मान लो कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी राज्य की विधानसभा के यहाँ, तो अब वो भर रहा है फॉर्म। अब कुछ लोग कहे विपक्षी पार्टी के साहब ये तो पागल है, ये तो भर ही नहीं सकता फॉर्म, बन ही नहीं सकता, तो फिर उनको क्या प्रूव करना पड़ेगा। या जैसे वो कह रहा है कि मैं तो पागल नहीं हूं, तो उसको क्या लाना पड़ेगा सबूत के तौर पे कि मैं पागल नहीं हूं। तो इसमें क्या प्रावधान है कि कोर्ट द्वारा घोषणा हुई होनी चाहिए, और कोर्ट घोषणा करता है डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पे। तो कोर्ट अगर घोषित कर दे किसी व्यक्ति को कि ये पागल है तो ही पागल माना जाता है, इसे कहने से या अल्लाह मचाने से कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ गए ना। तो कोर्ट द्वारा घोषित पागल होना चाहिए, विकृत चित्त होना चाहिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब समझते किसे कहते हैं, दिवालिया वैसे बोलचाल की भाषा में कहते थे ये दिवालिया साहब। वैसे दिवालिया का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो जिससे भी उसने लोन लिया है वो वापस नहीं चुकाता है। वापस इसलिए नहीं चुकाता है कि उसके जो धंधा वो कर रहा है, जिस बिजनेस में उसने वो ऋण के पैसे, उस लोन के पैसे लगाए, उसमें घाटा लग गया, तो वापस नहीं चुका सकता ना। लोन लिया, घाटा लग गया, अब वापस नहीं कर सकते, उसे कहते हैं दिवालिया। लेकिन यहां भी कहने से कोई नहीं मानता, इसके लिए क्या होना चाहिए, कोर्ट की घोषणा चाहिए। कोई व्यक्ति दिवालिया है कि नहीं है, इसकी घोषणा कोर्ट करता है? इसको निर्धारित कोर्ट करता है, न्यायालय करता है। तो यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को, न्यायालय ने किसी व्यक्ति को ये घोषित कर रखा हो कि ये तो दिवालिया है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लो विजय माल्या कहे कि साहब मेरे को बना दो राज्यसभा में, राष्ट्रपति जी के विजय माल्या के या प्रधानमंत्री जी के विजय माल्या के, मान लो बढ़िया टाइम से वो कहते हैं कि मुझे बनाओ, तो उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो रखा है कोर्ट से, हो रखा है ना। इसलिए विजय माल्या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। आगे चलेंगे 4 नंबर, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। ये कि ये योग्यता उसमें भी थी, लोकसभा में भी, कि उसे सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। सरकार दोनों आ गई, भारत सरकार या राज्य सरकार। मान लो अब चूंकि राज्यसभा का बेसिक संबंध भारत सरकार से है, संघ सरकार से है, संघीय शासन व्यवस्था से, तो कोई कहते हैं कि साहब मैं जिसमें नौकरी कर रहा हूं, तो मैं तो राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर हूं, मैं तो बन ही सकता हूं ना। ज्यादा से ज्यादा आपको रेलवे में टीटी है, रेल में उसको नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो आपके भारत सरकार के अधीन ही आती रेलवे, वो आपका डिपार्टमेंट है। तो मैं तो राजस्थान सरकार के अधीन हूं रोडवेज में कंडक्टर, तो न तो कंडक्टर को बना सकते हैं और न ही टीटी को बना सकते हैं राज्यसभा का मेंबर, क्योंकि दोनों ही लाभ के पद पर आसीन है। एक भारत सरकार के अधीन है टीटी, और जो रोडवेज का कंडक्टर है वो राजस्थान सरकार के अधीन है, समझ गए ना। तो ये दोनों ही नहीं बन सकते। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो तो जीवन में कभी राज्यसभा का सदस्य बन ही नहीं सकता। बन सकता है, अभी बने कौन, रंजन गोगोई बने है ना, बनाए आना, अभी इनको मनोनीत किया आना। अब आप समझे ना इसको,
कि सरकारी नौकरी वाला, सरकारी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको बनने से पहले, अगर उसको मनोनीत कर रहे हैं तो मनोनयन से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर से पहले, या उसको निर्वाचन द्वारा भेज रहे हैं वहां, तो निर्वाचन का फॉर्म बनने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपना वो पद छोड़ना पड़ेगा। अब वो दो तरीके होते हैं छोड़ने के, एक तरीका तो है वो खुद ही त्याग पत्र दे दे, और दूसरा तरीका ये है कि वो रिटायर हो चुका हो, जिसे रंजन गोगोई है, तो रिटायर हो चुके थे ना ये, अभी रिटायर होने के बाद ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको अभी राष्ट्रपति जी ने क्या किया, मनोनीत किया है राज्यसभा में। तो क्या समझे आप, लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति बन तो सकता है, लेकिन पद त्यागना पड़ेगा बनने से पहले। ऐसा नहीं कि उधर मान लीजिए कि उधर रोडवेज में कंडक्टर भी है और वहां पोस्ट भी नहीं छोड़ी उसने, त्याग पत्र भी नहीं दिया, और वहां पे राज्यसभा का चुनाव भी लड़ने आ गया, तो वो नहीं लड़ सकता। उसे कहा जाएगा पहले आप अपने जिस पोस्ट पे हो, कंडक्टर की पोस्ट से आप क्या देके हो, इस्तीफा देके हो, समझे ना। तो वही व्यक्ति बन सकता है जिसने वो पद छोड़ दिया हो, समझ गए। अच्छा 5 नंबर, इसके पास ऐसी योग्यताएं हो जो संसद निर्धारित करे, ऐसी योग्यताएं हो जो संसद निर्धारित करे। मान लो संसद ऐसी योग्यता, संविधान निर्माता लिख के, मान लो संसद ऐसी योग्यता निर्धारित कर देगी जैसे है कि उसके 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, तो वो भी फिर उसको पूरी करनी है। संसद ऐसे निर्धारित कर दे कि वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तो फिर वो भी पूरी करनी है। वो संसद पे अपराधियों के मामले में कि उसे सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, तो वो भी उसे पूरी करनी चाहिए। अब यहाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है भारत का, उसमें कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन चूंकि आपका जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें वो नहीं पूछा जाएगा। अभी हम आरएस वालों को तो वो भी बताते हैं कि अपराधी के मामले में क्या नियम है, 2 साल का नियम है, 5 साल का नियम है, 6 साल का नियम, वो सारा बताया जाता है। आपके यहाँ जरूरत नहीं है, आपको बस यही याद रखना, इससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी।